हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं जो कि मैट्रिक की बायोलॉजी में भी है और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बायोलॉजी में भी चैप्टर नंबर 1 और फर्स्ट 10 मैट्रिक की बायोलॉजी में भी चैप्टर नंबर 1 से पता लगता है। ये टॉपिक है जनाब रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जिंदगी की एक बहुत ही बुनियादी प्रॉपर्टी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बहुत ही बुनियादी खुसूसियत जो है वो सांस लेना है या रेस्पिरेशन। असल में सांस लेने में और रेस्पिरेशन में थोड़ा फर्क है। लफ्ज सांस लेने के लिए हम ब्रीथिंग यूज करते हैं, जबकि रेस्पिरेशन ये यहां रेस्पिरेशन से मुराद सेलुलर रेस्पिरेशन है, जो कि सेल के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो सेल होते हैं उनके अंदर जाकर जो फूड जलता है और उससे एनर्जी जो रिलीज होती है, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। याद रखिएगा कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को मिक्स नहीं कीजिएगा। ब्रीथिंग का मतलब यह होता है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एनवायरमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी और एनवायरमेंट के दरमियान गैसेस का एक्सचेंज। कभी ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ऑक्सीजन बाहर आती है, उसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। respiration is something different. Let's see. The process which provide oxygen for the oxidation of food in the mitochondria of cell is called respiration. याद रखिएगा, जो हम फूड खाते हैं ये फूड सीधा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ब्लड इसको लेकर पहुंचता है सेल के अंदर, टिश्यूज तक पहुंचता है। टिश्यूज के अंदर सेल होते हैं, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। खास चीज है जो आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 में पढ़ा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फूड जाकर ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है। वहां उसकी ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला सिस्टम जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है, या वो प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाता है। रिजल्ट क्या निकलता है? In result of respiration, energy is released from the food which is used for all activities of life. Living organism अपनी मूवमेंट कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, इसके अलावा बड़े होते हैं, अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। जितनी भी उनकी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी खूबियां हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सब के लिए एनर्जी की जरूरत है। और एनर्जी किसके रिजल्ट के तौर पर बन रही है? रेस्पिरेशन के तौर पर, रिजल्ट के तौर पर बन रही है। जब रेस्पिरेशन होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है जनाब। अब रेस्पिरेशन से आगे हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है रेस्पिरेटरी सरफेस। वो कौन सी जगह है जहां से गैसेस एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज हो रही हैं और उसकी क्या खुसूसियात होनी चाहिए, ये भी हम देखेंगे। द एरिया वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। वो एरिया, वो जगह, मैं कहूं मेरा हाथ फॉर एग्जाम्पल, यहां गैसेस आकर टकरा रही हैं और यहां से कुछ गैसेस अंदर जा रही हैं और अंदर की गैसेस बाहर निकल कर आ रही हैं, तो ये जो एरिया होगा इसको हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहेंगे, रेस्पिरेटरी सरफेस का एरिया कहेंगे। और डेफिनेटली यहां डिफरेंट होता है। प्लांट्स के अंदर जो है उनके स्टोमेटा होते हैं, लीव्स होते हैं, वहां से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। अगर एक्वेटिक एनिमल्स की बात कर लें तो उनकी पूरी बॉडी जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है, क्योंकि डायरेक्ट गैसेस एक्सचेंज हो जाता है यूनिसेलुलर में। जबकि इंसान के अंदर स्पेशली लंग्स होते हैं, पानी की मछलियों के अंदर गिल्स होते हैं। वो जो सरफेस होती है उसे हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं, जहां से एनवायरनमेंट के साथ गैसेस की एक्सचेंज होती है जनाब। प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस के ऊपर बात करते हैं कि क्या खूबियां होनी चाहिए उस सरफेस की, वो कैसी होनी चाहिए। द रेस्पिरेटरी सरफेस शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फॉर इफेक्टिव रेस्पिरेशन। इफेक्टिव रेस्पिरेशन करने के लिए इसकी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसकी कुछ खास खूबियां होनी चाहिए। कौन कौन सी है जनाब? नंबर 1, परमिएबिलिटी। इसको परमिएबल होना चाहिए, ये ना गैसें यहां टकराएं और यहां से अंदर ना जाए, ठीक है। तो इसमें होल होने चाहिए, इसमें सरफेस होनी चाहिए, इसमें रास्ता होना चाहिए, और इस रास्ते की वजह से इसको कहते हैं परमिएबिलिटी। सो फॉर इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ गैसेस the surface should be permeable. It should allow the gases to enter and allow the gases to leave the body. Second, thin surface. It must be thin because diffusion cannot effectively take place greater than 1 mm. यानी effective diffusion के लिए, क्योंकि गैसेस बॉडी के अंदर डिफ्यूज है और डिफ्यूज आउट होती हैं, इस डिफ्यूजन के लिए जो
मिनिमम एरिया हमें चाहिए, सॉरी जो मैक्सिमम एरिया हमें चाहिए वो 1 mm या इससे कम होना चाहिए। अगर 1 mm से ज्यादा हो जाएगा तो डिफ्यूजन इफेक्टिव नहीं हो पाएगी और प्रोसेस स्लो हो जाएगा। लिहाजा सरफेस को बहुत, इसकी जो वॉल होनी चाहिए सरफेस की वो बहुत थिन होनी चाहिए ताकि इजीली गैसेस जो है वो डिफ्यूजन हो सके, अंदर डिफ्यूज हो सके और अंदर से बाहर आ सके। तीसरी जो चीज है जनाब वो होना चाहिए लार्ज सरफेस एरिया। डेफिनेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म की इतनी बड़ी बॉडी होती है जिसमें ट्रिलियन ऑफ सेल्स होते हैं, उनमें एक्टिविटीज के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, लिहाजा सरफेस एरिया भी बड़ा होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा गैसेज जो है वो अंदर डिफ्यूज कर सकें। और मैं आपको बड़े मजे की बात बता रहा हूँ कि इंसानी लंग्स के अंदर जो अल्वियोलाइज होती हैं, अगर उन अल्वियोलाइज के सरफेस एरिया को खोल दिया जाए तो तकरीबन 90 मीटर स्क्वायर, 70 टू 90 मीटर स्क्वायर, एक फुटबॉल ग्राउंड जितना एरिया जो है वो तकरीबन हमारे लंग्स के अंदर होता है जहां से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो ये इसकी एक और खूबी होनी चाहिए कि इसके सरफेस एरिया काफी बड़ा होना चाहिए। गुड ब्लड सप्लाई, डेफिनेटली अगर गैसेस अंदर पहुंच भी गई, अंदर से गैसेस को आगे ले जाने के लिए, स्पेशली ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए, वापस कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड का होना जरूरी है, क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और वो हीमोग्लोबिन उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है। अगर किसी में ब्लड की कमी है तो डेफिनेटली फिर भी इफेक्टिव जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा। उसके बाद जनाब गुड वेंटिलेशन, अगर हवा की नाली में कोई प्रॉब्लम है, वेंटिलेट नहीं हो रहा है, गैस पूरी अंदर नहीं पहुंच रही है, तो इस प्रोसेस के रिजल्ट के तौर पर भी जो है वो रेस्पिरेशन मुतासर हो जाएगा। लिहाजा गुड वेंटिलेशन होना चाहिए स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट के लिए कि पीछे से ताजा और ज्यादा ऑक्सीजन हवा अंदर पहुंचे और वहां से आगे ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है। तो इस तरह से डिफ्यूजन का जो स्टीप ग्रेडियंट है उसको मेंटेन करने के लिए जो है प्रॉपर तरह से उसमें वेंटिलेशन होना जरूरी है जनाब। उसके बाद अगली जो चीज है वो है जनाब रिच ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट आपके पास हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, इसके अलावा दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में और भी बहुत सारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं, उनको भी काफी मिकदार में होना चाहिए ताकि वो गैसेस को आगे ट्रांसपोर्ट कर सकें। आखिरी है जनाब पल्मोनरी सर्फेक्टेंट्स। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट्स असल में म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ खास किस्म की म्यूकस सिक्रीशन होती है जो कि ना सिर्फ आने वाले हवा के साथ आने वाले जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देते हैं, बल्कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है उसको लचकदार रखते हैं, उसको नम रखते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन ना हो पाए। इस तरह से ये चंद खूबियां थी रेस्पिरेटरी सरफेस की। होप आपके लिए लेक्चर बेहतर साबित होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।